चलिए गाइस, अब मैं आपको सिखाता हूँ सेंट्रल बैंक के बाकी फंक्शंस। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने आपको सिखा दिया था करेंसी अथॉरिटी, बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर एंड गवर्नमेंट्स बैंक। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ बाकी के फंक्शंस। ये अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन याद कर लेंगे तो इट विल बी इवन बेटर। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट फंक्शन के साथ। तो पहला है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक एज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। कस्टोडियन का मतलब क्या है? कस्टोडियन का मतलब है रखवाला। ठीक है, तो रखवाला सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज का नहीं, कुछ और चीज़ों का भी है वो। मेरे साथ बोलेंगे सब लोग, याद करना है भैया आपने तो, और बीच में जहाँ दिक्कत आएगी एग्जाम्पल से सीखें। तो 4 लाइनों में हम खत्म करेंगे, 4 लाइनों में मेरे साथ बोलेंगे। फर्स्ट वन, सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कंट्रीज स्टॉक ऑफ गोल्ड। ठीक है, द सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज and countries stock of gold. ठीक है, this central bank maintains stability in exchange rate through this function. कैसे हम बताएंगे आपको? सेंट्रल बैंक maintains stability in exchange rate through this function. 2 लाइनें होंगी टोटल, 4 में कहानी बताओ। पहला, सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड। द सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड। Second, the central bank maintains stability in exchange rate through this function. कैसे अपन बता रहे हैं? थर्ड लाइन, all the earnings in foreign exchange are to be deposited with central bank and then routed through it. All the earnings in foreign exchange are to be deposited with the central bank and then routed through it. By sale and purchase of foreign currency, the central bank can stabilize the value of currency. ये वही सेकंड लाइन है, इसको घुमा के बोल दिया हमने। तो पहले एग्जांपल दे देता हूँ, फिर ये 4 लाइनें याद कर लेते हैं। बार बार ना आपको ये ट्रबल करेगा कि यार एक्सचेंज रेट कैसे वो मेंटेन कर लेता है इस फंक्शन के थ्रू। बीओपी में डिटेल में सिखाऊंगा, अभी हल्का फुल्का आइडिया तो आ जाएगा। सपोज मैंने यूएसए से कुछ सामान मंगाया, मैंने कहा हाँ भाई कितनी पेमेंट किया था? $10,000। ऑब्वियसली मैं अपने देश के सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास गया, मैंने कहा जी $10,000 दे दो, इंडियन करेंसी ले लो। तो उन्होंने कहा यार मेरे पास तो $100। मैंने कहा क्या बात करोगे, को पेमेंट करनी आ गई। तो उन्होंने फिर फेड से डिमांड करा, फेड मतलब यूएसए का सेंट्रल बैंक, कि भैया $10,000 चाहिए। आपको लगता है आपने फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ा दी, डॉलर्स की डिमांड बढ़ा दी। अगर डॉलर्स की डिमांड बढ़ेगी, ये तो बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, किसी भी चीज़ का प्राइस डिमांड बढ़ेगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा। लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड में पहले प्राइस में चेंज आता है, यहाँ डिमांड पहले बढ़नी पड़ेगी। तो अगर वहाँ पे डिमांड बढ़ गई डॉलर्स की, तो दाम बढ़ जाएगा, उसकी करेंसी अप्रिशिएट कर जाएगी, मेरी करेंसी डिप्रिशिएट कर जाएगी। राइट, सिंपल डिमांड सप्लाई करेंसी। अच्छा, अब रिवर्स कर, आगे मेरे को $10,000 चाहिए थे, मैं अपने देश के सेंट्रल बैंक के पास गया, मैंने कहा हाँ जी $10,000 कह रही ये लो, हमारे पास तो स्टॉक में पड़े ये। तो अब आप बताओ, जैसे डिमांड बढ़ी सप्लाई मैच हो गई। अगर डिमांड सप्लाई मैच हो गई, अबे तो भाई एक्सचेंज रेट तो फिक्स रहेगी ना, तेरी एक्सचेंज रेट में थोड़ा ना कोई चेंज आएगा, फिर वो तो सेम ही रहेगी। समझ लो मेरी बात, उसमें कोई चेंज नहीं आया, बिकॉज डिमांड जो बढ़ी थी वो सप्लाई से मैच हो गई। पिछले केस में क्या था, डिमांड बढ़ी, सप्लाई मैच नहीं हुई, क्योंकि वहाँ फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ गई थी, आपके पास नहीं, आपके देश के सेंट्रल बैंक में नहीं वो करेंसी नहीं थी। क्लियर है बात? तो अब आगे बढ़ते, वो 4 लाइनों में खत्म करते हैं कि याद कर लेना मेरे साथ अच्छे से। और ये जो मैंने भी कहानी बताई बीओपी में और दोबारा सिखा दूंगा। सो पेपर में आ गया भाई कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बताओ, तो मेरे साथ बोलिए, द सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड। बोल यार, द सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड। द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट थ्रू दिस फंक्शन। The central bank maintains stability in exchange rate through this function. All the earnings in foreign exchange are to be deposited with the central bank. All the earnings in foreign exchange are to be deposited with the central bank and then routed through it. Routed through मतलब उसके बाद जो जैसे उसको यूज करना चाहिए। लास्ट वही सेकंड लाइन को ही घुमा के, by sale and purchase of foreign currency, the central bank can maintain stability in our exchange rate or can maintain the stability in our currency. तो 4 लाइनें हैं, याद कर, साइड हो। चल दोबारा बोल, सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड। द सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड। ठीक है, सेकेंड, थ्रू दिस फंक्शन द सेंट्रल बैंक मेंटेन्स स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। थर्ड, ऑल द अर्निंग्स इन फॉरेन एक्सचेंज आर टू बी डिपॉजिटेड विद सेंट्रल बैंक एंड देन रूटेड थ्रू इट। Fourth, by sale and purchase of foreign currency, the central bank maintains the
stability in our exchange rate, or it can stabilize the value of our currency. तो ज्ञान तो तेरे को सब बुकों में भी मिल जाएगा, मेन तो याद करना है ना यार, याद कर मेरे साथ, मेमोराइज कर ले। पहले 3 फंक्शन पिछले वीडियो में जाके याद कर ले, ये वाले फंक्शन अभी इसमें चल ले, वह लास्ट टाइम इतने आसानी से नहीं छोड़ूंगा भाई। 4 लाइनें खत्म कर यार, और हेडिंग है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सेंट्रल बैंक इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड कंट्री स्टॉक ऑफ गोल्ड। थ्रू दिस फंक्शन सेंट्रल बैंक मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। समझ ले, all the earnings in foreign exchange are to be deposited with central bank and then routed through it. By sale and purchase of foreign currency, the central bank maintains stability in exchange rate. राम राम, खत्म। अगला करते हैं यार। चलिए बेटा, अब मैं आपको अगला फंक्शन बता देता हूँ। अगला फंक्शन है बेटा कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो आइए इसको याद कर लेते हैं, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। तो याद ही करना है, मेरे साथ बोलिए। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। अब ये तो हमें पता ही है ना यार कि जो भी मनी सप्लाई है और जो भी क्रेडिट है वो तो मॉनेटरी पॉलिसी से बनता है और वो सेंट्रल बैंक की है। और ऑब्वियसली सेंट्रल बैंक जो भी मॉनेटरी पॉलिसी लगाएगी वो ऐसे लगाएगी कि वो इकोनॉमी के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। दैट मेक सेंस। सो मेरे साथ बोलिए, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, with central bank keeping credit under proper control. With central bank keeping credit under proper control, stability in general price level can be achieved. Stability in general price level can be achieved. तो बच्चा कहता है इसका क्या मतलब है स्टेबिलिटी इन जनरल प्राइस लेवल? तो उसका मतलब होता है कि ना इन्फ्लेशन आएगी ना डिफ्लेशन आएगी, हल्का फुल्का आएगा ना, मेजर चेंज नहीं आएगा, हाइपर इन्फ्लेशन या डिप्रेशन टाइप वो सिचुएशन नहीं आएगी। कैसे वो हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में आपको डिटेल में सिखाएंगे। फिलहाल याद करते, मेरे साथ बोले दोबारा। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। 4 लाइनों में ये भी, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। पहला, with central bank keeping credit under proper control, with central bank keeping credit under proper control, stability in general price level can be achieved. With central bank keeping credit under proper control, stability in general price level can be achieved in the country. सवाल उठता है कैसे करता है? Central bank does this with the help of quantitative measures. Central bank does this with the help of quantitative measures such as बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन। बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये चारों क्या चीज़ें हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में सिखाएंगे आपको डिटेल में, ठीक है। बैंक रेट, CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड क्वालिटेटिव मेजर्स सच एज मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट। मॉरल सुएशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट वो क्या होते हैं वो भी इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में डिटेल में सिखाऊंगा आपको, मज़ा आ जाएगा आपको। तो फिलहाल अगेन ये भी 4 लाइनों में हम खत्म करते हुए, ठीक है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, तो आइए याद कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन, ये सेंट्रल बैंक एज कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, with central bank keeping credit under proper control, with central bank keeping credit under proper control, stability in general price level can be achieved in the country. Central bank does this with the help of quantitative measures. Central bank does this with the help of quantitative measures such as bank rate, CRR, SLR, open market operation, bank rate, CRR, SLR, open market operations, and qualitative measures such as moral suasion, margin requirement. अब आप में से कईयों के पेट में दर्द आ रहा होगा, क्यों सर सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल भी है, क्रेडिट रेशनिंग भी है, रेपो रेट भी है, रिवर्स रेपो रेट भी है। काका वो भी तो यूज़ कर सकता है, मैं मेन का बस एग्जांपल ले रहा हूँ, वो भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए एक बार और, द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स द मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी, with central bank keeping credit under proper control, with central bank keeping credit under proper control, the stability in general price level can be achieved in the country. Central bank does this with the help of quantitative measures such as bank rate, CRR, SLR, open market operations, and qualitative measures such as moral suasion, margin requirement. Controller of money supply and credit कौन? अब नेक्स्ट वन है बेटा, ये है बेटा लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट।
इसका बेसिक मतलब क्या है? वेल, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट का बेसिक मतलब है बच्चे कि अगर कमर्शियल बैंक को कहीं और से पैसे नहीं मिल रहे, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, तो वो सेंट्रल बैंक के पास जाएंगे। सो आइए इसको याद करते हैं। When commercial banks fail to meet their financial requirements from other sources, when commercial banks fail to meet their financial requirement from other sources, they approach a central bank. When commercial banks fail to meet their financial requirements from other sources, they approach a central bank. Well, central bank assist these banks in getting loans and advances. Central bank assist these banks in getting loans and advances as lender of the last resort. As lender of the last resort, the central bank provides loans and advances against approved securities. ये याद रखना, ये नहीं कि कमर्शियल बैंक गया जी पैसे चाहिए पैसे, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। और ज़्यादातर इसको आप ऐसे कहते हो अप्रूव्ड डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके बाद इसका मतलब क्या होता है? आप जैसे अकाउंट्स में पढ़ते हो कि बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करा लिया, एक्स ने वाई को माल बेचा, वाई ने पैसे देने थे, 3 महीने बाद एक्स पहले चला गया बैंक के पास कि मेरे को 3 महीने बाद वाई से पैसे लेने हैं, अभी मेरे को दे दो डिस्काउंट। तो अब वो उसके बाद बीओई पड़ा है, वो फर्दर री डिस्काउंट किया जा सकता है कमर्शियल बैंक के द्वारा सेंट्रल बैंक से कि मेरे को वाई से पैसे लेने हैं 3 महीने बाद, आप मेरे को कुछ पैसे काट के दे दो। दिस इज री डिस्काउंट। तो आइए याद कर लेते हैं मेरे बच्चा बढ़िया से। When commercial banks fail to meet their financial requirement from other sources, when commercial banks fail to meet their financial requirement from other sources, they approach central bank. ठीक है? The central bank assists these banks in getting loans and advances as a lender of last resort. The central bank assists these banks in getting loans and advances as the lender of the last resort. Central bank assists these banks. Central bank assists these banks in getting those loans and advances through approved securities or rediscounting of bills of exchange. This is how we do it. आइए एक बार और याद कर लेते हैं। So मेरे साथ बोलिए, when commercial bank fail to meet their financial requirement from other sources, when commercial bank fail to meet their financial requirements from other sources, they approach central bank. Central bank assists these commercial banks in getting loans and advances as the lender of the last resort. Well, central bank assists these banks in giving loans by discounting of approved securities or bills of exchange. So this is how you can do lender of the last resort.